देखो, कुछ हमारे एसेट्स होते हैं जिनकी नेचर ऐसी होती है कि उनकी ना वैल्यू बढ़ती है, जल्दी बढ़ती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू ओवर द पीरियड नहीं बढ़ती, उसको हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं लेके चलते। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई हमारी ऐसी पुरानी कार है जिसकी वैल्यू इतनी बढ़ नहीं रही, ठीक है, 4-5 साल हो गए, आज भी मार्केट में उसकी वही वैल्यू है, तो उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे हम नहीं रखते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारा बेहतरीन डीएचए फेज 2 के अंदर एक बंगला है जिसका साल पहले रेट कुछ और था और साल के बाद अच्छा खासा उसमें इंक्रीज आ गया, तो उसको हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर रखते हैं। ज्यादातर ये बिल्डिंग्स को ही रखते हैं क्योंकि इनकी ना वैल्यू ओवर द पीरियड बढ़ती है, कम नहीं होती। और या फिर ऐसा कोई एसेट जिसकी वैल्यू ओवर द पीरियड कम होती है उसको भी रख सकते हैं, उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। लॉस में ज्यादा हिट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऐसी जमीन है जहाँ पे साथ ही गंदा नाला है, ठीक है, तो अब हर साल उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, कि उसके ऊपर अच्छा खासा काम करने वाला होता है, सफाई करवाने वाला होता है। तो इस तरीके से ना इस ऐसे एसेट जिनकी वैल्यू वेरिएबल होती है, वेरी करती रहती है, उनको हम रखते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सवाल है, अ कंपनी ऑन द मशीनरी विद इनिशियल कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख का ये खरीद के आया था। एसेट हैज बीन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 ईयर विद नो रेजिडुअल वैल्यू, किसकी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं थी शुरू में, सही है। और लेकिन 5 साल में अंदाजा लगाया था कि ये मशीन हमारे साथ चलेगी। द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, ठीक है, 1 लाख इसने डेप्रिसिएशन भी निकाल के दे दिया, 1 साल का ऐसे निकलता है, ये आपको आता भी है कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 20,000। और फिर अब वो कह रहा है कि 2 साल बाद वो जब रिवैल्यूएर आया उसने बताया कि यार आपकी तो ये जो है मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो 85,000 है, ठीक है। और इसके अलावा अब वो कह रहा है कि तो मजीद 3 साल और चलेगी, वो तो वैसे भी चलती, हमने 5 साल शुरू में भी अंदाजा लगाया था और वो रिवैल्यूअर भी 2 साल बाद आ रहा है, तो हमें पता है कि अब मजीद इसके 3 साल ही पड़े हैं, ठीक है। वो तो हमें वैसे अंदाजा सही लगाया था, कई दफा अंदाजे चेंज हो भी जाते हैं बट वो भी आपके लेवल पे नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इसकी ना ये समझो कि मल का वर्किंग है, ये वर्किंग आपको आनी चाहिए ये सवाल टैकल करने के लिए। ये वही वर्किंग है जो हमने पहले भी की थी, बस इसमें अब नई कुछ चीजें ऐड होंगी। डेट, पर्टिकुलर्स, मशीनरी है हमारा ऐसे, और फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पीएनएफ, ठीक है। अब देखो हमने आराम से ना एक एक जो भी इवेंट हो रहा है उसको हमने रिकॉर्ड करना है, और उस तरीके से हमारे टी अकाउंट भी बन जाएंगे, जर्नल एंट्रीज भी बन जाएंगी, पीएनएल में भी हमने क्या फेंकना है वो भी समझ आ जाएगा, और बैलेंस शीट में भी क्या क्या जाएगा सब निकल आएगा। ये वर्किंग आपने सुकून से समझनी है, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि हमने फॉर एग्जाम्पल इसने साल नहीं बताया हुआ, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2001 में, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं 1/1/2001 में वो मशीनरी लेके आया, कितने की, 1 लाख उसकी वैल्यू थी, ठीक है। और अब साल के आखिर में वो डेप्रिशिएट हो गया। अब मैं डेप्रिसिएशन की यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा, उसने सवाल में की हुई है, तो आपको भी आनी चाहिए कि ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 20,000 मेरी 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, ठीक है। तो 20,000 से ये लेस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास इसी साल का जब आखिर आया तो हमने अपनी बुक वैल्यू निकाली 80,000, ठीक है। अब अगले साल भी सेम तरीका, फिर -20,000, ठीक है। और इस साल बुक वैल्यू मजीद कम हो गई और ये 60,000 रह गई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, सिंपल वही बेसिक बातें जो हम पहले करते रहे। अब वो कह रहा है कि 2 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, ये देखो, आफ्टर 2 ईयर्स मशीन की वैल्यू 85,000 रह गई, ठीक है। तो अब 2 साल गुजर चुके हैं, हमने डेप्रिशिएट भी कर लिया, एक रिवैल्यूअर हमारे पास आया, उसने कहा कि यानी मशीन की वैल्यू 85,000 है, जबकि हमारी किताबों में कितनी की है, 60,000 की। हम तो खुशी से खुश हो गए कि यार हम जो चीज को 60,000 समझ के बैठेंगे, डेप्रिशिएट होके उसकी ये वैल्यू है, आज मेरी उसी मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद भी 85,000 हुई पड़ी है। तो हमने सीधा सीधा एक अपने अकाउंटेंट को कहा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री करो। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेरी अब अमाउंट कितनी हो गई है, रीवैल्यूड अमाउंट ये हो गई है 85,000, ठीक है। मैं बुक वैल्यू के फॉर्मल तरीके भी हम फॉलो कर लें, ठीक है। तो
बैलेंसिंग कितना हमें फायदा हुआ? सरप्लस, सरप्लस होता है बेनिफिट। ये अगला एक सवाल में कराऊंगा, उसमें लॉस होगा यहाँ पे, वो भी फिर आपको समझ आ जाएगा। तो बैलेंसिंग हमारे पास कितना फायदा हुआ? 85,000 माइनस 60,000, तो मेरे पास 25,000 का बेनिफिट हो गया। ये जो होता है ये पक्का पक्का बेनिफिट नहीं है, ये तो अंदाजा है, ठीक है। ये तो फॉर एग्जांपल आज मैं इस एसेट को मैंने 5 साल चलाना है, ये कम माइनस होता रहेगा, अगले साल क्या पता ये 85,000 से कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, तो उसको मैं पक्का पक्का अपना गेन रिकॉर्ड नहीं करता। हाँ, इसको मैं एक क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन गेन समझता हूँ। ये ओसीआई में जाता है, मैं आगे बताता हूँ ओसीआई में, ओसीआई क्या होता है और ओसीआई में क्यों जाता है ये, ठीक है। तो इसको हमने ओसीआई में फेंक दिया, ठीक है। इसमें से ना हम देखो, ये वो गेन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, और आपका दोस्त आपको कहता है कि यार मैं 6,000 मुझे देता है, जबकि आप 5,000 में लेके आए, ठीक है, लेकिन आपकी बेचने की नीयत नहीं है, आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो एक ओवरऑल आपको फीलिंग आ रही है कि यार मेरी चीज की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन आप उसको जब तक बेचते नहीं हो ना, तो आपको बेनिफिट कोई नहीं होगा। ये ख्याली पुलाव है कि आप वो जी मेरे पास एक चीज है जो मैं 5,000 के लेके आया, 6,000 की है, उसकी वैल्यू और 1,000, तो जब तक ये मशीन इसको बेचती नहीं है कंपनी, तो उसको बेनिफिट ये 25,000 का क्यों आ रहा है? ये तो ख्याली एक एब्स्ट्रैक्ट सा बेनिफिट है कि जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियल में, जब तक वो कंपनी कैश के अगेंस्ट उसको रिसीव नहीं करती, ठीक है। तो इस 25,000 से गेन तो है ऑब्वियसली, लेकिन इससे 25,000 से अपने कंपनी के प्रॉफिट में रिकॉर्ड नहीं कर सकती इसको, क्योंकि इससे वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पैसे नहीं दे सकती जब तक इसको बेचे ना, ये 25,000 एक्चुअली कंपनी को मिले ना, ठीक है। तो ये ख्याली से हमारा अंदाजा है, ठीक है, कि हमारी चीज की वैल्यू बढ़ गई है, कितने से बढ़ी? 25,000 से। हाँ, इसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जब तक इसको बेचते नहीं है, हमारे पास एक्चुअली 60,000 की चीज के बदले में 85,000 नहीं आते, 25,000 का गेन नहीं आता, इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। समझ आ रही है बात? जी जी। हाँ, तो अब कितने साल मजीद पड़ा है एसेट की लाइफ का? 3 साल, ठीक है। अब इसको 3 साल मजीद डेप्रिशिएट करेंगे। 31, 31 एक क्यों करते जा रहा हूँ, 31/12 साल के आखिर में होगा ना। अच्छा, ये एक तरीका याद रखना, ये मैं यहाँ पे बताता जाऊं कि जब भी एक ही साल के अंदर डेप्रिशिएट भी हो रहा है ना, देखो सन 2002 में पूरी कहानी चल रही है, तो पहले एसेट को डेप्रिशिएट करना है, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस करनी है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड कलर से, ये याद रखना बात कि रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन पहले, फर्स्ट, और फिर रिवैल्यूएशन उसके बाद। जितनी बैलेंसिंग अमाउंट बचेगी डेप्रिशिएट करके, उसको हमने देखना है कि इससे बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिशिएट रीवैल्यू पहले कर लिया है, वो जी पता चला ये तो लॉस आ रहा है, ये 5,000 का ही बस गेन आ रहा है क्योंकि 80,000 वैल्यू थी, ठीक है, और फिर उसके बाद डेप्रिशिएट कर रहे हो तो 25,000 उसमें से 20,000 उसमें से निकाल रहे हो, ठीक है। पहले डेप्रिशिएट करना है, ये वाला प्रोसेस करना है, ये वाला। इसको करने के बाद जो बुक वैल्यू आई है 60,000, उसमें से देखना है कि मेरे पास गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इस साल डेप्रिशिएट हम करेंगे, अब ये डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। 85, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 85,000। अब भूल जाओ जो पिछली थी। अब हमें जब हमारी कितने हम पागल होंगे कि अगर मार्केट में एक चीज की 85,000 वैल्यू और हम उसको 60,000 पे डेप्रिशिएट करते फिर, ठीक है। तो अब बकाया 3 साल रह गए हैं इसके, तो ये हमारे पास 2833 की डेप्रिसिएशन आ गई है, ठीक है। अब इसकी बुक वैल्यू, अच्छा हाँ, साइमल्टेनियसली इसकी भी डेप्रिसिएशन होगी, ये 25,000 यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। जाहिर सी बात, एक एसेट है, फॉर एग्जांपल अगर उसमें हमें गेन आया है और वो भी ओवर द पीरियड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इजाफी जो हमने अपनी किताबों में लिख रखा है। यार ख्याली सा एक हमारे पास 25,000 का गेन भी है, अगर हमारा आज ही बंदा जाके जमीन को मशीनरी को बेच के आ जाएगा तो 25,000 ऊपर मिल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो साल गुजर गया उस बेनिफिट को भी, तो वो भी तो डेप्रिशिएट होगा, जमीन का ही गेन है ना। तो इसलिए इसको भी हम कम करेंगे, कितने से? 8,333 से। इसको मैं ना इजी करने के लिए ना, लंबे लंबे पॉइंट चल रहे हैं। बोलो।
85,000 को अलहदा डेप्रिसिएट करेंगे और 25,000 को अलहदा डेप्रिसिएट करेंगे, नहीं तो नहीं, वो ये डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो हमारे ना, मैं बता रहा हूँ, एक अनरियलाइज सा गेन है, ठीक है। हमारी किताबों में हमें बता रहा है कि एक ऐसा गेन है कि जो फॉर एग्जांपल आज ही अगर हम बेचने जाएं तो उतना हमें बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो डेप्रिशिएट नहीं कर रहे उसको, हाँ उस गेन को ना कम करेंगे यार। वो 85,000 जो 25,000 साल पहले बेनिफिट था, एक साल गुजर गया, अब 2003 हो चुका है, तो अब वो बेनिफिट भी कम हो गया होगा, समझ रहे हो। जी जी मैं फिर समझाता हूँ। देखो हमने एक घर बनाया था बेहतरीन, एक खाली सी जगह पे, ठीक है। उसके साथ कुछ भी नहीं था। 2 साल बाद वहां पे बेहतरीन ही मरियम नवाज ने एक मोटरवे बना दी, ठीक है। उसकी वैल्यू बढ़ गई उस जमीन की, ठीक है। हमने जी रिवैल्यूअर को बुलाया, जानी क्या हिसाब किताब है, वो कहता है ये मोटरवे बनने से ना आपकी जो जमीन का जो रेट है ना, ये 25,000 मजीद बढ़ गया। हमने लिख लिया अपनी किताबों में, लेकिन जब तक हम बेचते नहीं है मरियम नवाज को घर, तब तक वो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते इनकम के तौर पे। बस हाँ, एक अनरियलाइज अगेन रिवैल्यूएशन सरप्लस अगेन हम अपनी किताबों में लिख लेंगे कि हाँ वैसे जो 60,000 की वैल्यू वाला एसेट था वो 25,000 का हो गया, ठीक है। अब उस मोटरवे को बने 1 साल हो गया, ठीक है। तो अब जो उसका फ्रेश रेट था ना, जो 25,000 मुझे गेन मिला था, अब उसमें भी कमी आएगी, ठीक है। हो सकता है उसके साथ 2-3 घर और बन गए हो मोटरवे की वजह से, ठीक है, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हो, तो उसमें भी कमी आएगी। हाँ अनलेस अगर सवाल कहता है कि इस सवाल के इस साल के आखिर में फिर रिवैल्यूएशन हुई है, फिर इतनी की अमाउंट रहेगी है, फिर वैल्यू है मार्केट में, तो फिर हम इसको रिवैल्यू करते हैं। समझ आई बात को। जी जी। तो ये इसका हिसाब है। मैं जरा इसका ना फॉर्मूला लगाऊं, ये लंबे लंबे जो अमाउंट बनते हैं। तो इस तरीके से ये लेस होता जाएगा, और इसके अलावा साल के आखिर में हमारे पास बुक वैल्यू बचेगी 85,000 -2833, ये, और 25,000 -833। ठीक हो गया, समझ आइए पूरा प्रोसेस, ये है रिवैल्यूएशन, ठीक है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है। और अब ये हमारा जो अनरियलाइज गेन था ये भी कम हो गया है। दोनों को वैल्यू करेंगे। हाँ दोनों को कम करना है, दोनों कम हो रहे हैं। इसकी मैं एंट्री बताऊंगा कि इनकी एंट्रीज क्या होंगी जो हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगले साल चलते हैं। सेम एंट्री अगले साल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बेसिस है, तो फिर 31/12/4 पे फिर ये डेप्रीशिएट होगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन है, सेम टू सेम ये वाला रेट होगा जब तक हमारी जमीन के रेट फिर नहीं बढ़ जाता, ठीक है। और इसका भी सेम टू सेम होगा। ये करवा के बताओ कि समझ आ रही है बात। हाँ, तो इसीलिए इस साल भी हमारे पास जो बुक वैल्यू रह जाएगी वो मजीद कम होकर रह जाएगी। ये इतनी रह गई, और ये भी मजीद कम होके इतना रह गया। अब हमारे पास वैसे ही हमने किताबों में सोच रखा था ये एसेट वैसे ही 5 साल चलना है, अब 5वां साल आ गया, तो ये मजीद इतने से कम हो गया, ये भी मजीद इतने से कम हो गया, और बुक वैल्यू इवेंचुअली हमारे पास जीरो हो जाएगी। जो डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो मैंने खत्म कर दिया था 3 3 के जो ऊपर एडिशनल आ रहा था। तो ये भी हमारे पास जीरो रह जाएगा, और ये भी हमारे पास जीरो रह जाएगा। 5 साल पूरे हो गए हमारे किताबों से, एसेट बिमा उसके गेन के खत्म हो चुका है। ये पूरी वर्किंग है जो कि आपको समझ आनी चाहिए, और इसी से अब मैं पीएनएल भी बनाऊंगा, और इसी से मैंने सारी एंट्रीज भी करनी है, और इसी से बैलेंस शीट भी बनेगी, ठीक है। मेन समझने की बात ये थी कि जिस साल रीवैल्यू हो रहा है उस साल पहले हम डेप्रिशिएट करेंगे उस एसेट को, देखेंगे अब इसकी कितनी बुक वैल्यू है, और फिर उसको कंपेयर करेंगे हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट से,
अगला मैं सवाल करवाऊंगा, यहाँ पे तो बेनिफिट आ रहा था, वहाँ लॉस आ रहा होगा। यहाँ पे 60,000 से ज्यादा था, 25,000 हमारा रिवैल्यूड अमाउंट। अगला सवाल कराऊंगा उसमें 60,000 से कम होगा, तो उसमें क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो वो फिर हमारे पास आगे बताऊंगा इनको कहाँ कहाँ लेके जाना है एंट्रीज को, और फिर मजीद हम डेप्रिशिएट करते रहेंगे रीवैल्यूड अमाउंट को। इस 85,000 को अब मजीद डेप्रिशिएट करते रहेंगे। स्ट्रेट लाइन है तो सेम हमारे पास अमाउंट होगी। ठीक है, और WDV में क्या करना है वो भी मैं सवाल कराता हूँ, और इसके बाद हमने इसकी करनी है एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। कोई भी सवाल हो बीच में मुझे रोक के पूछना है लाजमी, मैं ये छोटी छोटी बातें जूम करूंगा कि आपको समझ आ रही है। सबसे पहले प्यारी सी एंट्री, हमने एक 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 को मशीन लेके आए, कितने की, 1 लाख की। मशीनरी डेबिट, इसके अगेंस्ट कैश दिया या बैंक जो भी, 1 लाख क्रेडिट। ठीक हो गया। अब साल के आखिर में डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से, 20,000 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 से। ठीक है, और इसी तरह से अगले साल भी हमने इसको मजीद डेप्रिशिएट किया, सेम टू सेम यही एंट्री दोनों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो हमने एक ये वाली चेक कर ली, इसकी डेप्रिसिएशन की भी एंट्री कर ली, अगले साल की डेप्रिसिएशन की भी एंट्री कर ली। अब हम आ गए इस एंट्री पे। ठीक है, आज स्पीड सही है ना, अब इसको रिवैल्यू हुआ पड़ा है। अब ये समझना जी एंट्री जी। को, इसको मैं रेड करके लिखता हूँ क्योंकि ये नई एंट्री है, 31/12/2 पे। ठीक है, अब हमारा जो है ना एसेट बढ़ गया है, एसेट बढ़ गया ना हमारा, 85,000 हो गया है। 60,000 वाला एसेट कितने से बढ़ा है, 25,000 से बढ़ा है। तो एसेट डेबिट 25,000 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI, इसको OCI में फेंकते हैं, पीएल में नहीं फेंकते। पीएल में क्यों नहीं फेंकते, जैसे मैंने बताया कि हमारा आरजी गेन होता है, ये हमारा परमानेंट गेन नहीं है कि हम क़यामत तक इसको अपने साथ लेके चलेंगे। कल को कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन गेन आया था वो कम भी हो सकता है। जब तक हम इसको बेचते नहीं और एक्चुअली हमारे पास कैश नहीं आता, ठीक है, हम इसको रियलाइज नहीं कर सकते। आपकी घड़ी जो 5,000 की 6,000 की हुई पड़ी है, कल को उसके साथ कोई भी मसला हो जाए, तो वो बंदा जो आपको कल 6,000 रेट लगा रहा था वो कहेगा मैं तो अब नहीं लेता, मैं तो 4,000 में नहीं लेता। लेकिन जब तक आप उसको बेच नहीं देते उसको 6,000 के अंदर और कैश मिल नहीं जाता आपको, हाँ, फिर आप इसको पीएनएल में इनकम के तौर पे लेके जा सकते हो। ये बात समझ आनी चाहिए। ओसीएल क्या होता है? मैं बताता हूँ आगे OCI क्या होता है। OCI ना, मैं बताता हूँ, इसको अलग से बताता हूँ, बस इसको समझो। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ना OCI में जाता है। ठीक है, जब हम बनाएंगे ना पीएनएल चैनल में, इसमें आपको समझाता हूँ। ये हमारी इसकी एंट्री हो गई, एसेट बढ़ गया, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। और इसकी रिवैल्यूएशन की ना नेचर क्रेडिट होती है, ये रिवैल्यूएशन भी बढ़ रही है, ये याद रखना। ठीक है, ये जो गेन जितने भी ओके। होते हैं ना, इन सब की नेचर जो होती है ना, ये क्रेडिट होती है। इनकम हो गया, ठीक है, ये कल वाला गेन हो गया, रिवैल्यूएशन हो गई, ये गेन है। ठीक है, ये भी क्रेडिट हो रहा है तो मतलब ये बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री 31/12/3 पे मजीद डेप्रिशिएट हुआ, कितने से, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,333। अब इस एंट्री का क्या करेंगे, ये भी होगा। उसके बाद मजीद डेप्रिसिएशन, हाँ ये वाली एंट्री रहती है। अब इसको देखो, ये देखो हमारा जो है ना रिवैल्यूएशन कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है ना, ये वाला जो, अब रिवैल्यूएशन कम होगा तो क्या एंट्री होगी, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा 25,000 जब रिवैल्यूएशन बढ़ गया था, पॉजिटिव था, तो हमने इसको हमने किया था एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब जब रिवैल्यूएशन कम हो रहा है तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट
और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अभी रिटेन अर्निंग क्या होता है ये भी बताता हूँ मैं। 31/12/3 पे एक एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस 8,333 और रिटेन्ड अर्निंग 8,333। ये भी कलर कर दें ये भी। हाँ ये कर दो। फिर उसके बाद ये दो एंट्रीज, ये दोनों सेम टू सेम होंगी, बस साल अब नया है। ठीक है, और उसके बाद ये भी होगी हमारे पास, ये भी होगी हमारे पास, और इस साल भी सेम एंट्री होगी, बस साल चेंज हो गया है, तो ये भी हमारे पास रेड हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब चीजें क्या थी। हाँ, बस ये एंट्रीज याद रख लेना। कि देखो, मशीन आई थी तो मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिशिएट हुआ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, अब जब हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास आया 25,000 का, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई 25,000 से। ठीक है, तो 25,000 से एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा बढ़ गया, तो हुई 25,000 से क्रेडिट। फिर उसको नए जो रिवैल्यूड अमाउंट थी उसके ऊपर डेप्रिशिएट किया, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और उसके साथ ही जैसे ही साल गुजरा और रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी कमी आ गई, 25,000 जो हमने रिकॉर्ड किया था, तो उससे हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और उसको हमने रिटेन अर्निंग में फेंक दिया। ठीक है, और उसके साथ ही आगे डेप्रिशिएट होता रहा और सेम एंट्रीज। ये प्रोसेस समझ आ गया। अब मैं एक एक चीज को उठा के समझाता हूँ ये क्या क्या चीजें थी। ठीक है, जी जी बिल्कुल समझ आ गया। हाँ। अब ये सीन ये होता है कि हमारे पास हमारा पीएनएल होता है ना, अब ये आपकी सिलेबस में है नहीं है, लेकिन अब ये एंट्री तो जाहिर सी बात है आपके सिलेबस में है, तो आपको वैसी समझ आ जानी चाहिए, मैं समझाना तो पड़ेगा। ठीक है, ये समझ लो कि पीएनएल जो हमारा होता है ना, उसके अंदर आता है सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम्स आती हैं और एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास आखिर में आता है नेट प्रॉफिट। ये तो पढ़ा होगा आपने ना, जो हमारा एसेट पीएनएल होता लायबिलिटी है। और कैपिटल की अलावा की जाती है ना। हाँ, जो हमारे इनकम एक्सपेंस होते हैं वो सारे यहाँ पे जाते हैं। तो इसके नीचे ना एक ऑप्शन, एक चीज नहीं बनती है जो आगे आप जाके पढ़ोगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता तो हो ये ओसी है क्या चीज, जो हम लिख तो रहे हैं एंट्रीज में। तो ये चीज और बनती है, इसको कहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई। यहाँ पे ना जायद हर उस चीज को डालते हैं, हर उस गेन को डालते हैं जिसके बदले में मुझे पैसे नहीं मिले। यहाँ जो इनकम आती है ना, ये वाली इनकम, उसमें वो इनकम डालता हूँ जिसके बदले में मुझे पैसे मिले हैं। मैंने रेंट के ऊपर घर दिया हुआ था, मेरे पास किराएदार आया और उसने मुझे पैसे दे दिए, तो मैं रेंट इनकम बढ़ा देता हूँ अपनी। ठीक है, इसके अलावा जो जो इनकम मेरे पास कैश के बदले में हो रही है ना, वो सारी यहाँ पे आती है। लेकिन जिन चीजों का ना गेन का ताल्लुक पैसों से नहीं होता ना, लेकिन वैसे ही गेन होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं ओसीआई में। जिस तरीके से ये रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एसेट होता है। ठीक है, अगर यही एसेट मैं बेच दूं ना, ठीक है, मैंने 60,000 वाला एसेट 85,000 का बेच दिया, तो मैंने बेचा और मुझे 25,000 का जो गेन आता ना, वो जो कल हमने डिस्पोजल पे निकाला भी था, जो वहां पे गेन आ रहा था ना, वो इस इनकम में जाता। उसको हम कहते हैं गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि अब उसके बदले मुझे पैसे मिल गए हैं, रियलाइज हो गए हैं। ठीक है, तो वो वहां पे जाता। लेकिन जो गेन, जितने भी गेन होते हैं ना जिनके बदले में पैसे एक्चुअली नहीं मिलते, लेकिन हमारी किताबों में वो हमें पता चल रहा होता है कि हमारे गेन है, अनरियलाइज्ड गेन्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक और एक ले लो, इसकी मिसाल के फॉर एग्जांपल, मुझे किसी मेरे शेयर होल्डर ने वादा किया कि यार तुम इतना प्रॉफिट इस साल कमा लो तो मैं तुम्हें इतना जो है आपको जो है इन्वेस्टमेंट दूंगा। ठीक है, और आपने कमा भी लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि मुझे आपको पैसे मिलने हैं, लेकिन जब तक वो मिलते नहीं है ना, आप उसको ओसीए के अंदर रख के बैठोगे। ठीक है, कि इतना मुझे गेन मिलना है, मिलना है, मिलना है। और एसेट का भी ये हिसाब है कि यार इतना अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 25,000 मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। तो ये ओसीए की यहाँ पे कहानी होती है। ठीक है, ओसीआई वक्त के साथ साथ कम भी तो होता है अगर मतलब वो जैसे हमने पीछे डेवलप की है।
वो मैं बताता हूँ वो क्या सीन है। एंट्री के हिसाब से ना इसका ये सीन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा, अगर मैं इसकी एंट्रीज भी कर लूँ ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 2005 था, 2004 था, 2003 था, 2004, 2000, ठीक है। पहले साल तो कोई भी ओसी का गेन नहीं था, ये जाके दूसरे साल के आखिर में आया, ठीक है, कितना 25,000 से बढ़ गया, गेन आ गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका वो जो आप कह रहे हो, अब देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो गया, ठीक है, तो ये 8,333 से ये कम हो गया, तो ये मैं यहाँ पे माइनस में लिखूंगा, ठीक है। सेम अगले साल भी, अगले साल भी और अगले साल भी, जब ये मुकम्मल जीरो हो जाएगा। अब वो जो कह रहे हो ना कि ओवर द पीरियड कम हो रहा है, वो बैलेंस शीट में बनता है। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एसेट्स आते हैं, लायबिलिटीज आती हैं, और एक चीज होती है इक्विटी। इसका पता है ना, बैलेंस शीट के एक आइटम होता है इक्विटी। नहीं नहीं, इसका नहीं पता। जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, जो कंपनी में ऑनर्स करते हैं, अब ये और कॉन्सेप्ट ये शुरू तो हो गया है। कैपिटल नहीं है, हाँ कैपिटल। कैपिटल कह लो, कैपिटल इक्विटी एक ही चीज है, ठीक है। एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है। अब एसेट में तो वो चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो मेजरेबल होती हैं, जो एसेट की डेफिनेशन पे उतरती हैं सारी। इस तरीके से लायबिलिटी में भी जिनका आउटफ्लो प्रोबेबल होता है, सारी वो बातें जो आपने पढ़ रखी हैं। अच्छा, कैपिटल में ना वो चीजें आती हैं जिनका ताल्लुक ना मेरे ओनर्स के साथ होता है, ऐसी है ना, जी जी। ठीक है। तो अब ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, ये भी इसका ताल्लुक भी ना, फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मिसाल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जो हमारे रिटेन अर्निंग है ना, इसको कहते हैं प्रॉफिट। ये रिटेन अर्निंग कैपिटल में आता है, ठीक है, और ये ओवर द पीरियड चेंज होती है। ये रिटेन अर्निंग अब यह नेक्स्ट लेवल की आपकी बातें हैं, क्योंकि आपके उसमें नहीं है। अगर मैं यहीं पे रख के ना आपको समझा दूं, आपका सवाल हो गया जो आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन अब मैं अगर आपको और तरफ ले जाता हूँ तो कंफ्यूज भी आप होंगे, तो मैं हल्का हल्का खुश्क सा अंदाजा देता हूँ। ये रिटेन अर्निंग वो अर्निंग्स होती हैं जिसमें से हमने प्रॉफिट निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को बांटने होते हैं, ठीक है। कंपनी का ये जो प्रॉफिट आता है ना, यहाँ से जो प्रॉफिट आता है ये वाला, ये पूरा पूरा हम शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें से हमारे कंपनी के ऊपर भी कितने खर्चे होते हैं वो पूरे करने होते हैं, टैक्स देना होता है। इसके अलावा कंपनी को और किसी किराए की जमीन के ऊपर कंपनी काम करती है, उसको किराए देने पड़ते हैं, सारी चीजें। कितने कंपनी के विद होल्डिंग टैक्स होते हैं वो देने पड़ते हैं, जक़ात पाकिस्तान में कानून है कि कंपनी भी जक़ात देती है, तो वो जक़ात देनी पड़ती है। खर्चे अच्छे खासे निकलने के बाद बैंक को लोन देना पड़ता है कंपनी को। ये प्रॉफिट ना बिल्कुल ना, समझो कि अगर 1,000 का प्रॉफिट हुआ था ना, तो 10 रह जाता है, ठीक है। अब ये जो 10 होता है ना, कंपनी कहती है अब इसको हम इसके मालिकों में बांटते हैं, ठीक है, वो रिटेन अर्निंग में आता है, ओके। ठीक है। और इस रिवैल्यूएशन का ताल्लुक भी उस रिटेन अर्निंग के साथ है। बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीए का एक एलिमेंट है जो यहाँ पे आता है, ठीक है। बहरहाल ठीक इसमें है। इतना कंफ्यूज ना हो, इसमें आप मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है ना उसमें आप निकल जाओगे, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछेगा भी नहीं आप इसके लेवल के ऊपर। आगे जब आप बढ़ोगे ना, और तो आप जब इन चीजों से निकल आओगे ना, फिर उसके बाद आपको एक एक चीज की, एक एक एलिमेंट का ना डिटेल में समझ आएगी कि हाँ ये चीजें क्या हो रही थी। तो इस पीएल तरीके तो से हम हम्म पीएल तो हमने नहीं बनानी ना, ना बीएल बनानी है और ना ही वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। हाँ, तो बस आपको ये पता होना चाहिए बेसिक सी बात, कि जो मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी की अगर बात करूं मैं, बैलेंस शीट, ठीक है, मशीनरी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बहरहाल 4, 3, 2, 1 ये साल है इसके, कि इस साल के आखिर में हमारी मशीनरी कितने की पड़ी थी? 80,000 की। ये थॉट यहाँ से भी लेके आ सकते हो यार, ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग को ना हिफ्स मार लो। ये देखो, इस साल के आखिर में हमारी 80,000 की पड़ी थी मशीनरी, ये, ठीक है। इस साल के आखिर में 60,000 पड़ी थी, ठीक है, 60,000 बल्कि नहीं, अब ये रिवैल्यू की तो 85,000 पड़ी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 80,000 की पड़ी थी, दूसरे साल के आखिर में रीवैल्यू होकर जो अमाउंट आई है, इसकी नई जो तादाद, जो अमाउंट आई है, 85,000 की पड़ी है रिवैल्यूड अमाउंट। वो मजीद डेप्रिशिएट हुई है मशीन, तो वो रह गई थी 5,000, 667, मुझे उर्दू नहीं आती सही से, 56667, ठीक है। तो ये 566,667, और इसके अलावा ये मजीद डेप्रिशिएट हुई, रह गई 28,333। और इस साल तो बिल्कुल ही ये खत्म होगी, तो ये जीरो रहेगा। ये बात समझ आती है ना, डेप्रिसिएशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है इसका, जो हमने कल भी जी किया जी। था, ठीक है। इसी तरीके से
बाकी चीजें भी, और कैरी वाली बैलेंस शीट का आइटम है, और कोई भी नहीं है। ठीक है। और बस ये पता हो, बस ये यार जनरल सी बात याद रख लेना कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, ये ओसीआई को हिट करता है। अगर मैं पीएनएल की बात करूं, पीएनएल में क्या क्या चीजें जाएंगी, ये वाला एक्सपेंस जाएगा। ठीक है। ये एक्सपेंस पीएनएल को हिट करेगा, ये वाला एक्सपेंस पीएनएल को हिट करेगा। ठीक है। ये ओसीआई में जाएगा, ये एक्सपेंस पीएनएल को, ये बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है इन सवालों में। ठीक है। ये पीएनएल को हिट करेंगे। ठीक है। एक्सपेंस है ना, तो पीएनएल में जाते हैं, तो इनकम और एक्सपेंस पीएनएल में जाते हैं। समझ जी आया। जी। तो ये पूरा हिसाब किताब है इसका। अब इसके टी अकाउंट भी आप बना सकते हो, वैसे ही लंबे काम है। ठीक है। और इसके अलावा ये बैलेंस शीट पीएनएल में, तो ये बस पीएनएल तो यही जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, ये सही मजे वाला। अब ये थोड़ा सा टी डिफरेंट। अकाउंट बनाने की जरूरत होती है कि नहीं? यार बना सकते हो, बना देता हूँ मैं, चाहते हो तो। बस ये मशीनरी है, उसको हर साल आप डेप्रिशिएट करते रहोगे, वो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का अकाउंट आएगा, उसमें जाता रहेगा। बना के दे देता हूँ। अगर उस वो हाँ। पूछेगा तो डबल एंट्री पूछेगा, वो टी अकाउंट थोड़ी पूछेगा। वैसे ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सही से। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक टी अकाउंट क्यों बनाते हैं, हमने बैलेंसेस निकालने होते हैं उससे। ठीक है। कि हमारा इस साल के आखिर में कितना बैलेंस रह गया। टी अकाउंट आपको आना चाहिए। अब जिस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ या हम समझा रहे हैं ना, तो ये आपको आना तो चाहिए। इतनी मुश्किल चीज नहीं है। किसी भी साल का टी अकाउंट जिस मर्जी कोई एक साल बताओ, उसका बना लेते हैं। एक रफ सा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बना लेते हैं 2003 का, क्योंकि इसमें ना रिवैल्यूएशन भी हो चुकी है, और इसके अलावा हम्म। डेप्रिसिएशन भी हो चुकी है। ठीक है। तो ओपनिंग हमारी मशीन की कितनी लास्ट वैल्यू थी, वो उठानी है। ये 1 लाख था, 20,000 से कम हो गया, 20,000 से कम हो गया। ठीक है। और इसके अलावा इसकी सरप्लस बढ़ गई, एसेट की वैल्यू 85,000, तो 85,000 लास्ट वैल्यू इसकी 85,000 थी। ये समझ आ रही बात। 85,000 हम क्यों ले रहे हैं, 1 लाख क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अब इसकी रीवैल्यूएशन बढ़ चुकी है, हमने एसेट को यहाँ पे बढ़ा दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर एसेट हमारी किताबों में 60,000 का था ना, देखो ना लास्ट में हमारा 60,000 था किताबों में, तो 25,000 मजीद बढ़ा, और 85,000 इसकी लास्ट वैल्यू है। जी जी। 2003 के आखिर में अगर मैं इसको बेचने जाता हूँ, तो उससे पहले इसकी रीवैल्यूएशन लास्ट 85,000 हुई थी। अगर मैं बनाता हूँ ना ये, अगर फॉर एग्जाम्पल 2001 के आखिर का, तो ये फिर आएगी 1 लाख। ठीक है। जी तो इसकी ओपनिंग आ गई 2003 के आखिर में 85,000। ठीक है। अब डिस्पोजल इस साल कोई हुआ नहीं है, तो ये हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा। और आपके लेवल पे ना ये डिस्पोजल साथ है भी नहीं रिवैल्यूएशन के, एक ही सवाल है, उसमें रिवैल्यूएशन भी हो रही है, डिस्पोजल भी हो रहा है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहे। लेकिन ये टी अकाउंट आने चाहिए, जिस मर्जी साल का ना बनवा लें, आपको आना चाहिए कि ओपनिंग क्या है। फिर इसमें आती है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। इसका ओपनिंग यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्रेडिट नेचर है। ठीक है। कितनी दफा अब तक डेप्रिशिएट हो चुका है, सारा उठा लेंगे। 20,000, 30,000, और 2003 का बना रहे हैं ना, तो बस 2003 का इस साल में ही आएगा, तो 20,000, 20,000, 40 दफा, 40,000 ये इसका ओपनिंग आ गया। फिर इस साल कितना डेप्रिशिएट हुआ, 2003 में डेप्रिशिएट हुआ ये 28,033, 333, 28,333। ठीक है। और इसका क्लोजिंग आ जाएगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से इसका भी अकाउंट बन जाएगा ऐसे। ठीक है। समझ आई। डिस्पोजल नहीं आ रहा। क्योंकि साल में डिस्पोजल क्यों आएगा, जब हम बेच ही नहीं रहे। डिस्पोजल तब आता है ना जब अपना एसेट बेच रहे हैं। सही सही सही। इस सवाल में सिंपल रिवैल्यूएशन की बातें हो रही हैं। अगर डिस्पोजल होता तो हम 50,000 इसको लेस कर लेते, और इस दोनों अमाउंट से इसको भी लेस कर लेते यहाँ से, और ये यहाँ पे जीरो मतलब आ एक जाता। एक उधर मतलब मुख्तलिफ सीमत पर इक्वल अमाउंट से वो कर देते माइनस। हाँ। आपके लेवल पे इक्वल अमाउंट है, क्योंकि एक ही एसेट है, एक ही एसेट का अकाउंट बन रहा है। बाकी इसके अलावा और क्या बनेगा, हाँ उसको भी बना लेते हैं, वैसे ही समझाने के लिए इसका। डिस्पोजल का। नहीं नहीं, डिस्पोजल नहीं बना सकते ना मेरी जान, देखो डिस्पोजल सवाल में ही नहीं है। मैं बनाऊंगा अब रिवोल्यूशन सरप्लस का अकाउंट, वो भी तो कम हो रही है ना।
देखो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछले साल के आखिर में रिवैल्यूएशन सरप्लस इटसेल्फ जो गेन आया था वो 25,000 था। इस साल मजीद 8,333 से कम हो गया। तो ओपनिंग हमारे पास आएगा, इसकी भी मैंने बताया क्रेडिट नेचर होती है, 25,000। और ये भी यहाँ पे कम हो गया किसके बदले में, एसेट के रिटेन अर्निंग के बदले में से 8,333। और यहाँ पे इसका क्लोजिंग आ जाएगा जो कि ऊपर भी गिवन था सवाल वर्किंग में भी, कितना 16,667। ये चीजें आपसे बनवाई गई लेकिन फिर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए एडिशनल करवा रहा हूँ, ताकि आपको ना हर तरीके से ना ये कॉन्सेप्ट ये ना हो कि बस मुझे जो चीज हमें समझ आइए ना कि रिटेन अर्निंग हमने क्यों किया, ये इस एंट्री के हाफ पे ये वाली एंट्री जो है ये वाली, ठीक है। जी, रिटेन अर्निंग डेबिट नेचर है कि वो भी ये भी क्रेडिट क्रेडिट नेचर? नेचर है। दोनों क्रेडिट अर्निंग है ना, नेचर? अर्निंग मैं बता रहा हूँ, जो भी इनकम है हाँ, ना अकाउंटिंग में जो भी इनकम है उन सब की नेचर क्रेडिट है, ठीक है। इधर हमने ठीक रिवर्सिंग ठीक। सरप्लस को कम कर दिया, रिटेन अर्निंग को बढ़ा दिया, जी जी। ठीक है। तो ये हिसाब है। डन अंडरस्टूड। अच्छा ये आप कह रहे हो डिस्पोजल, तो आपके डिस्पोजल आपके लेवल पे इतना मुश्किल सवाल नहीं होगा जिसके अंदर रीवैल्यूएशन भी हो रही है और डिस्पोजल भी हो रहा है। वो भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, लेकिन इस लेवल के ऊपर ना वो नहीं टच करता। तो बिला वजह वो सर जी जी। खपाने वाली बात है और एक चीज को लेके बैठने वाली बात है। बस ये वर्किंग बना लोगे ना तो इसी से सारी जर्नल एंट्रीज भी हो रही हैं और इसी से सब कुछ समझ आ जाता है कि पीएल में क्या जाता है और बैलेंस शीट में क्या जाता है, ठीक है। जी बैलेंस शीट में जब बस ये मशीनरी जा रही है जो हर साल कम हो रही है अपने डेप्रिसिएशन के साथ, ठीक है। ये आपको पूरी पूरी अमाउंट जो है ना, ये आपको कोई एफएस लगाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से आप उठा सकते हो। हर चीज हर साल का बुक वैल्यू उठाओगे ना वो वही मिलेगी आपको। इस साल की बुक वैल्यू थी 80,000, 2002 की बुक वैल्यू थी 85,000, और 2003 की बुक वैल्यू थी 5,667, और 2004 की बुक वैल्यू थी 28,334, और आखिरी साल है जीरो। और यही चीजें यहाँ पे भी आपको मिलेंगी, 80,000, 85,000, 5,667 और 28,333 और जीरो, ठीक है। जी जी। तो ये सारा हिसाब है। एक सवाल और कर लेते हैं ताकि मजबूत हो जाए। अब उसके अंदर ले आते हैं हम नया टच WDV का। डबल एंट्रीज तो डब्ल्यूडीवी की भी सेम ही होंगी? हाँ बिल्कुल सेम होंगी, बस इसलिए कि फियर खत्म करने के लिए आपके दिल से यार WDV के साथ रिलेशन सरप्लस हो गया, बिल्कुल तो सेम बस होंगे। हाँ डेप्रिसिएशन वाली एंट्रीज की रकमें चेंज होंगी, हाँ। डेप्रिसिएशन सेम नहीं रहेगी ना हर बस साल? हर साल ये जैसे इस सवाल में हो रहा था ना ये सेम आ रहा था। यहाँ पे देखो 20,000 सेम आ रहा था, ये 20,000 यहाँ सेम आया, फिर यहाँ पे सेम आया, फिर इसके बाद जब नया डेप्रिसिएशन हमने रेट निकाला ये सेम आया, फिर यहाँ पे सेम आया, फिर यहाँ पे सेम आया। WDV में क्या होगा, हर साल नया रेट होगा। अगले साल जो इधर डेप्रिसिएशन के रेट लगना है वो इसके ऊपर लगेगा, 5,667 के ऊपर, ठीक है। और इधर 28,334 के ऊपर लगेगा, इस तरीके से डेप्रिसिएशन का रेट। तो ये हिसाब होता है। कर लेते हैं सवाल, इसमें भी रिवैल्यूएशन लॉस भी है, ठीक है। ये वर्किंग मजेदार होती है, इसको समझ लो बस। इसमें ये ज्यूम करते हैं कि एक 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 को इसमें क्या चीज लेके आए हम, चलो नहीं नाम तो हम एसेट रख लेते हैं, कोई भी एसेट हो सकता है, ठीक है। कितने का लाए, ये भी 1 लाख का लाए, ये भी समझना मेरे साथ। और 31/12 एक को ये डेप्रिशिएट हुआ, WDV में का इस्तेमाल है इसमें। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना रेट है, 20%। ये 20,000 से लेस हो जाएगा, ठीक है। और 31/12 एक पे इसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी, 80,000, ठीक है। अब हमारा अगले साल के अंदर डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, रिवैल्यूएशन भी हो रहा है। देखो रिवैल्यूएशन आफ्टर 2 इयर्स, तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं अच्छे बच्चों की तरह ये बात याद रखना कि पहले हम डेप्रिशिएट करेंगे इसको, ठीक है। 31/12 2 पे फिर ये डेप्रिशिएट हुआ। अब 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है।
उसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसकी इस साल क्या करेंगे, बुक वैल्यू रहेगी 80,000 माइनस 16,000। ठीक है, अब ये डेप्रिशिएट हो चुका। अब इस साल सवाल कह रहा है कि रिवैल्यूएशन आफ्टर 2 years फेयर वैल्यू डिक्रीज टू 50,000। ठीक है, 50,000 जो है अब इस साल इसकी रिवैल्यूएशन है। अब ये हम देखते हैं। ओहो, ये तो नुकसान वाली बात है। ठीक है, 31/12/2 पे रीवैल्यूड अमाउंट हमारे पास कितनी है, 50,000। इसकी वजह से मुझे बुक करना पड़ेगा एक आरजी सा गेन, क्योंकि मैंने अभी बेचा नहीं है, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने आगे बताया कि यार साथ ही वो जो रोड है वो सारा एकदम से ट्रालर गुजरे हैं और टूट फूट गया है, और उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे एक रीवैल्यूएशन लॉस का एक आरजी नुकसान झेलना पड़ेगा। 14,000 का मैं नेगेटिव कर लेता हूँ। आओ, जैसे ठीक है, और ये अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रीवैल्यूएशन में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। ठीक है, क्योंकि गेन नहीं आया ना, रीवैल्यूएशन की एज नेचर तो। एक्सपेंस आएगा पीएनएल में। इसका मैं बताता हूँ क्या करना है। क्योंकि ये भी ना रियलाइज नहीं हुआ। ठीक है, ये एक आरजी गेन है, नुकसान है सॉरी। और इसको आपने इसको पीएनएल मेट करना है, इसकी रीवैल्यूएशन नहीं हुई अभी तक। इसको भी हम डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द पीरियड। अगले साल चलते हैं, पहले हम इस टेबल को मुकम्मल कर लें। तो ये मजीद डेप्रिशिएट हुआ। ठीक है, अब जो है वो रेट लगेगा 50,000। एक मिनट, आपके लेवल पे ये है कि आप एक मिनट रुको। आपको सर हमारे ने लॉस वाला सवाल कराया था। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं करवाया, उन्होंने एक ही करवाया था बस। अच्छा, मुझे लगता है लॉस आपके लेवल पे नहीं, क्योंकि इसमें ना जो हमारा रेट है ना ये चेंज होगा। वैसे रेट चेंज होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा 20 साल का अगर रेट था ना, अब पीछे रहे 3 साल गए हैं, तो अब उसको मैं चेंज करूंगा रेट को। 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100 करके एक जो रेट आता है वो 5 साल का होता है। और उसमें चलो इस सवाल को छोड़ो, ये मैं ना अगर पूछ लूंगा मैं, अगर ये नहीं है तो फिर मैं इसको, वरना फिर आपको कल ये सुकून से कराऊंगा। ठीक है, तो एक और गेम का सवाल कर लेते हैं WDV के साथ। ठीक है, ताकि WDV भी समझ आ जाए। सेम सवाल रख लेते हैं, बस इसके अंदर हमारा जो है हम मानते हैं कि फेयर वैल्यू जो हमारी है, फेयर वैल्यू एज्यूम करो कि हमारी फेयर वैल्यू है 80,000। 2 साल के आखिर में सब कुछ सेम चल रहा था। ठीक है, और इस साल जब हमारा फेयर वैल्यू 80,000 हो गया, तो हमें गेन आया सरप्लस। 80,000 माइनस 16,000 का गेन आ गया, और ये सीधा सीधा वैसे ही अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे हिट करेगा। अच्छा, ठीक है।
जाहिद, जी 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 ठीक है। यार मुझे लगता है आपके इस लेवल पे ना WDV के साथ नहीं है ये रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये ना फिर नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है। तो मैं इसलिए ना इसको भी जो है ना स्ट्रेट लाइन पे ही करवा सकता हूँ, क्योंकि इसका ना आपको रेट निकालना फिर समझाना पड़ेगा। अगर सर अमाद ने नहीं कराया अभी तक तो फिर मैं पूछ लूंगा उसे, अभी तक नहीं कराया। लेकिन अगर है ही नहीं तो फिर वो पूछ लूंगा मैं उससे, तो कल की क्लास में इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इस सवाल को। बाकी ये वाला सवाल तो समझ आया है? आज स्ट्रेट लाइन को मुकम्मल कर लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और करके उसको चलो चलो 100% कर लेते हैं, और WDV अगर हुआ तो कल कर लेंगे, बस कोई मसले वाली बात नहीं। चलो ठीक है। ये एज्यूम कर लेके चलते हैं फिगर्स को। हमारा 1 लाख का एसेट था, ठीक है, डेप्रिशिएट हुआ ये। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारी जो रेट है 5 साल, हमने कितना एस्टिमेट किया लाइफ, 5 साल, क्योंकि 3 साल यहाँ रहते थे, 2 साल के बाद वो आया। तो ये मजीद 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये 20,000 से कम हो गया, ठीक है। और मजीद ये 20,000 से कम हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 60,000, ठीक है। अब रीवैल्यूड अमाउंट हमारे पास 80,000 है, ठीक है। और गेन कितने का आएगा, 20,000 का, ठीक है। और यही गेन यहाँ पे भी हमने लिख लेना है। और फिर डेप्रिशिएट होगा ये, अब ये होगा 80,000 पे, ठीक है। तो मैं इसका शॉर्ट वर्जन जो है 26667, ठीक है, इससे मैं इसको डेप्रिशिएट कर लूंगा लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे। और ये 20,000 भी अब कम होगा, 6667, ठीक है। और फिर इसकी भी बुक वैल्यू आ जाएगी 31 पे, बुक वैल्यू ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी, ये हमारे पास बुक वैल्यू बची। इस साथ में थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। फिर हमारे पास अगला साल आया, ठीक है, डेप्रिसिएशन सेम होगी अब, और इस साल भी सेम होगी। और फिर इस साल के आखिर में हमारी बुक वैल्यू बच जाएगी 266667, और यहाँ पे भी 6667, ठीक है। और आखिरी साल था ये अब हमारा, ये डेप्रिशिएट मजीद होगा इसी अमाउंट के साथ, ये भी डेप्रिशिएट मजीद होगा इस अमाउंट के साथ। और ये हमारे पास 0 और 0 रह जाएगा। ये समझ आ गया पूरा प्रोसेस, ये टेबल समझ आ गया सारा, जी जी पूरा हो गया। ठीक है। अब इसकी हम एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है। हर हर साल इसका आगे कर लेते हैं। ये देखो, एसेट खरीदा था, एसेट डेबिट 1 लाख कैश। से। अब आपने बताना है, ठीक है, कैश क्रेडिट,
ठीक है, अब अगली कौन सी एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये 20,000 से। रीवैल्यूएशन से पहले पहले डेप्रिसिएशन की एंट्रीज सेम ही होती वेरी है। गुड। ठीक है, ये याद रखनी है बात। ये नो डेप्रिशिएट बाद में करो, पहले की वैल्यू करो, तो इसको दोबारा हम 20,000 से डेप्रिशिएट करेंगे हम्म। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर 20,000 से। ठीक है, अब हमारे पास रिवैल्यूएशन सर, ये सीन आ गया। अब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? एसेट को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर का है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ज्यादा। ये ठीक है, अब इसकी अगले साल फिर डेप्रिसिएशन होगी एसेट इसको की। 80,000 से नहीं करेंगे, 20,000 से ही करेंगे जो गेन होगा। नहीं ना, जो ऊपर गेन आया ना उसको, ये तो हमारे पास समझो कि बुक वैल्यू है, नई बुक वैल्यू है। 60,000 वाली चीज है 80,000 क्योंकि है, ये तो बैलेंस शीट के आइटम है। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओसीआई में तो गेन जाएगा ना, जो ऊपर गेन आया। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब आएगा जो इस साल वाला है, ये 26,667, फिर 2667। और अब हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस की रिवर्सल की एंट्री क्या होगी इसकी? रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर का है तो वो डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन जो अर्निंग है कि क्या होती है वो डेबिट हो जाएगी। हाँ, क्रेडिट हो जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग। हम्म। 6667। ठीक है, सेम एंट्रीज अगले साल भी। और ये जब तक एसेट बिक नहीं जाता, सॉरी खत्म नहीं हो जाता, जीरो नहीं होती उसकी बुक वैल्यू, ये चलती रहेगी। तो ये सारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस की कहानी थी। टी अकाउंट भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, ओपनिंग में वही हमारे पास जो रीवैल्यूड अमाउंट आएगी या पिछली जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी, और अब तक जितना डेप्रिशिएट हो गया वो ओपनिंग में आ जाएगा। इस साल का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लेना है, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमारे पास क्लोजिंग होगा। ठीक है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा आया वो ओपनिंग में चला जाएगा। इस साल की जितनी रिटेन्ड अर्निंग हमारी कम हो गई, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। जो उल्टा रिवर्सल करते हैं इसका, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ठीक है, और हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस से पहले ही हम वो एसेट का अकाउंट बना देंगे ना। कौन सा? मतलब एसेट का जो ओपनिंग अकाउंट बनाएंगे वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से पहले बनाएंगे कि उसके बाद बनाएंगे। वो जहां मर्जी बना लो, आपने बस ये देखना है कि अगर एसेट का अकाउंट है उसके अंदर जो हमारी ओपनिंग है वो अभी रिवैल्यूएशन हुई है कि नहीं हुई। अगर तो रिवैल्यूएशन हो चुकी, जैसे हम इस सवाल में 2003 का बना रहे थे, ठीक है, तो देख रहे हैं 2003 में खड़े होके, ओ यार ये तो पहले रिवैल्यूएशन हो चुका है, ये 2003 में खड़े होके, तो हमारी जो ओपनिंग आएगी ना वो ये आएगी। अगर तो हम यहाँ खड़े हैं 2002 में, तो इससे पहले रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो इसकी जो हमें, जैसे तरीके से हमने कल सवाल किए हैं, जिसकी कॉस्ट होगी जिस पर हमें खरीद के लाए थे वो इसकी ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी हम्म। अगर 2003 का बना रहे थे, हम यहाँ पे खड़े थे, तो इससे पहले तो ये डिवैल्यूड अमाउंट हम लेंगे, ये वाली जो अब हमारे पास एसेट की अमाउंट है मार्केट में, 85,000। तो फिर यही अमाउंट बनेंगे इसमें से, हर बार एसेट का अकाउंट बनेगा ना इसी अमाउंट पे। वही कह रहा हूँ ना, वो देखोगे ना आप सवाल में खड़े होके कि मेरे से पहले रिवैल्यूएशन हुई है, अगर तो हुई है तो फिर वही होगी। जिस तरीके से हमारी हुई है 2003 में, तो हम 85,000 ले रहे हैं। इवन अगर हम 2005 में भी खड़े हैं ना, और अगर हमें ओपनिंग चाहिए होगा तो हम 85,000 ही लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब तक जितनी दफा डेप्रिशिएट हो चुका है, 2 दफा डेप्रिशिएट हो चुका था, इससे पहले तो 40,000 से ओपनिंग आ गया, और इस साल 2003 में मजीद 28,333 से मजीद डेप्रिशिएट हुआ, तो ये डेप्रिशिएशन इस साल की आ गई और एक क्लोजिंग आ गया। और रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग कितना हमारे पास था, 25,000, वो मजीद इसमें से 8,333 ये कम हो गया, ये इसका डेबिट साइड पे आ गया, रिटेन अर्निंग में फेंक दिया और क्लोजिंग आ गया। ठीक है, जी जी ठीक है। ऐसे ही मैं सवाल मजीद तगड़ा सा दो दूंगा हजार आपको स्ट्रेट लाइन दो के ऊपर। हम्म। दो हजार तीन बोलो से बोलो। पहले पहले ही सारों के टी अकाउंट बना देते हैं हम। 2003 से वो पहले बना पहले ही देता सारों के हूँ टी अकाउंट बना देते हैं। नहीं नहीं, वो जो आपने मैं। बनाया सामने उस हिसाब से 2003 से पहले पहले मत बनाया ना आपने, 2003 वाला ही शामिल किया है।
2005 हाँ वाले तो शामिल नहीं किए ना टी अकाउंट में। नहीं नहीं नहीं, वो तो 2003 में खड़े हो हम देख रहे हैं ना कि 2003 में हम खड़े हैं। उससे पहले पहले क्या हिसाब हो चुका है, किन दफा उन्होंने डेप्रिसिएशन बुक कर रखी है, इस साल की 2003 से पहले की रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, ठीक है, ये सारी बातें। वो तो जिस वो साल खड़े होंगे ना, बताएगा फॉर कि एग्जाम्पल, वो बताएगा किस साल में खड़े होके अपने टी अकाउंट बनाने। ये जो है ना हम आपको जो करा रहे हैं ना, ये पूरे 5 साल की करा रहे हैं। सवाल में कभी भी इतने लंबे सवाल नहीं आते। वो आपसे कहता है कि यार आप बता दो कि फॉर एग्जांपल 2002 की एंट्रीज क्या होंगी, 2003 की एंट्रीज क्या होंगी, 2004 की एंट्रीज क्या होंगी, इस तरीके से कोई का साल की एंट्री पूछ लेगा और उस हिसाब से नंबर देगा। ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल है ना, आपसे वो छोटे छोटे सवाल पूछेगा वो। ठीक है, वो कहेगा मैं अब इसके बाद मैंने ना आपको कराना है एमसीक्यूज, क्योंकि आपके तो पेपर होना है एमसीक्यूज मेजोरिटी। ठीक है, तो मैं फिर आपको एमसीक्यूज दूंगा, अब यही नॉलेज होगा और आपने सवाल देखना होगा साल में कितना गुजर चुका है। आपने ऐसी ही वर्किंग बनानी होगी, ठीक है, और उसमें देखना होगा कि आप किस साल में खड़े हो, उस साल का डेप्रिसिएशन क्या है, उस साल का रिवर्जन सरप्लस क्या है, उस साल का फॉर एग्जांपल कुछ भी बुक वैल्यू क्या है, या जो भी उस सवाल में रिक्वायरमेंट कर रहा होगा वो। और फिर उसके ऊपर एक सेशन रख लेंगे, अगर कोई सवाल उसमें समझ नहीं आते तो वो मैं फिर एमसीक्यूज भी कराऊंगा कि एमसीक्यूज कैसे करने हैं उनके। ठीक है, जी जी लेकिन ये जी। पूरा एक सिस्टम है, पूरी चेन है, एसेट खरीदने से लेके और एसेट की पूरी लाइफ गुजरने तक, बुक वैल्यू जीरो होने तक। ठीक है, हम कैसे कैसे एंट्रीज करते हैं, और या फिर अगर हम एसेट बेचते हैं, डिस्पोजल करते हैं, तो उसको कैसे हम बेचते हैं, उसकी क्या एंट्री करते हैं, वो पूरा हमने तो आप पूरा सिस्टम समझाना है ना कि चीजें कैसे साइकिल में चलती हैं। अब वो सवाल वाला क्या रिक्वायर करता है, एमसीक्यूज के अंदर सवाल होंगे, छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो इतने बड़े बड़े सवाल रिक्वायर नहीं करता। वो छोटी कोई एंट्री पूछ लेगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हाँ भाई 2003 की डेप्रिसिएशन बता दो। तो आपने देखना होगा, आप इतना बड़ा लंबा साइकिल बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप उठाओगे कि हाँ भी 2003 से पहले 2002 मेरी वैल्यू हो चुका है, उसके ऊपर मैं रेट लगा लेता हूँ, 3 साल डिवाइड कर लेता हूँ, उसको सीधे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, ये हो कहेगा कि 25,000 हमारे पास रिवैल्यूड अमाउंट थी, और इस साल बताओ कि रिवर्शन रिवर्शन की अमाउंट कितनी जो है वो रिवर्स होगी। ठीक है, तो आप 25,000 उसके ऊपर 3 साल लगाओगे, रिमेनिंग जो लाइफ है तो आपके पास ये आ जाएगा। जी जी, आप एक सेम में ऐसा क्वेश्चन दे दीजिएगा, वो मैं फुल लॉन्ग में कर लूंगा तो ठीक है, फिर मुझे तो अंदाजा आ लॉन्ग में आप जाएगा। कर लेना उसको। ठीक है, ऐसे एक सवाल और दे दूंगा, अभी हमने 2 सवाल अभी इसके कर लिए, एक तीसरा सवाल मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, इंशाल्लाह ये भी आपका पक्का हो जाएगा। बाकी जी इसके बाद ये होगा कि FA2 के ना जो है, मैंने अब एमसीक्यूज के ऊपर आना है। ठीक है, अब मैं आपको उसके तकरीबन 20 एमसीक्यूज होमवर्क दूंगा। ठीक है, और उसके बाद उसकी हम कल डिस्कशन करेंगे, अगर उसमें कोई बात समझ नहीं है, और कल वाला होमवर्क आपने मुझे ग्रुप में सेंड करना है लिख के। ठीक है, जी जी। जो वैसे वाले सवाल होंगे कॉन्सेप्ट वाले, वो वैसे आंसर दे देना है, और जो आपने ऑप्शन चूज के अनुसार मैथमेटिकली लिख के भेजना है कि हाँ भाई आपने कैसे कैलकुलेशन की है, बी आंसर आया है तो उसको कैसे आपने निकाला है। ठीक है, जी फिर जी। उसके ऊपर जो भी मसला होगा प्रॉपर क्लास रख लेंगे, और फिर उसके बाद मैं 20 सवाल औरों की ना आपको एक टेस्ट भी दे दूंगा। फिर आपका ये नॉन करंट एसेट कहीं नहीं जाता, फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती कि पीछे कुछ रह जाएगा। हर लिहाज से हम इसको 360 हर एंगल से कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। तो बाकी ये था हमारा FA2। ठीक है, अब MA2 का ना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।